अच्छा, मैं अपने केस में क्या करता हूँ, ये मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। आपने इसको अडॉप्ट करना है नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस लोकेशन पे आकर ना एक स्नैपशॉट ले लेता होता हूँ, फ्रेश इंस्टॉल्ड के नाम से। उसका नाम रख देता हूँ इंस्टॉल्ड ओनली। अब होगा क्या कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई मसला मसाइल करूँ, कोई इशू क्रिएट करूँ, मैं फ़ौरन ही स्नैपशॉट रिस्टोर करूँगा और मेरा सिस्टम इसी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है ताकि आपका कभी भी लैब इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। मैं सभी के साथ ऐसे करता हूँ, इस तरीके से ये सिस्टम है, तो इसका भी मैं ऐसे ले लूँ फ़ौरन। और ये बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, फ्रेश इंस्टॉल्ड ओनली। क्योंकि जब आप बिल्कुल लैब स्टार्ट करने लगे हो, किसी को बताने लगे हो, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप उसे पता चल जाता है कि यार यहाँ से इसने नेक्स्ट काम करना है। तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखें ये सेविंग स्टेट कर रहा है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज कितने हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो अभी भी मेरा जो CPU है 7% यूज़ हो रहा है only। यानी कि सिस्टम को पता ही नहीं है कि कुछ चल भी रहा है। तो जैसे ये स्टेट सेव होती है, अभी रिबूट होके वापस आ गई मशीन। लाइसेंस को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वंस एक्सेप्ट, एक दफ़ा आप कोशिश करें कि कभी टाइम मिले तो इस लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ें ज़रूर एक दफ़ा। और दिस टाइम हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन मैनेजर अगेन कहता है कि यहाँ से रजिस्टर करना है तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं कर रहा। हम कर सकते थे बट मैं भी यहाँ से नहीं कर रहा। उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्टैंडर्ड यूज़र दिया है कि इसे लॉगिन कर लो। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसी लॉगिन नहीं करना बल्कि रूट से लॉगिन करना है। अच्छा, जो युबंटू है, युबंटू के अंदर ना रूट यूज़र लॉगिन के लिए ना डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो कहता है कि आपने इसे लॉगिन करना नहीं है, जो कि अच्छी सिक्योरिटी रीज़न है। ये कुछ एक विज़िट चलता है जिसमें कुछ वो अगेन वही चीज़ें बताता है जो कि पहले हैं, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ कि मैं बस यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर अगेन मुझे दे रहा है कि भैया आप रजिस्टर कर लो सिस्टम को। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा। और यहाँ पे देखें रजिस्टर करने की ऑप्शन भी आ रही है, यहाँ से रीनेम भी मैं इसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका बता भी रहा है कि आपके प्रोसेसर का मॉडल और ये सारी चीज़ें बता रहा है। डिस्क भी बता रहा है कि आपके पास कितनी है, सारी चीज़ें बता रहा है ये अबाउट के सेक्शन में। अभी ये एक्टिविटीज़ क्या है, सारी चीज़ें क्या है, वैसे मैं आपसे एक बॉक्सेस के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा था, मे बी दैट इज़ ये रहा। ये बॉक्सेस, ये भी वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास VMware वर्कस्टेशन होता है, ये भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से भी न्यू करके आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपको बता भी रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बताओ आप। डाउनलोड OS करना है, URL है या कोई फाइल है आपके पास, यहाँ से आप बता सकते हो। और ये भी आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। अगर आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS है या रेड हैट है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये काम लैब बनाने के लिए। अदरवाइज KVM इज़ बेस्ट चॉइस का, आप उसे यूज़ करो। ओके, तो सर यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई करना है कनेक्शन को। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ENS का नाम आया होगा, मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया भी था कि ENS क्यों आता है। कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो। और ENS 160 को हम करते हैं मॉडिफाई, और यहाँ पे एक पैरामीटर होता है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट। इसको मैं यस कर देता हूँ कि जब भी सिस्टम स्टार्ट हो तो इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया करिए। एंटर किया मैंने, तो ये देखें फौरन मेरा यहाँ पे नेटवर्क अप हो गया। एक और पैरामीटर है जो कि मैं सिस्टम CTL इनेबल, और इसमें नेटवर्क की सर्विस का नाम चेंज हो गया तो नेटवर्क मैनेजर है, वो हमने देना। इसको इनेबल भी कर दें तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम रिबूट होगा तो आपका IP जो है आपको मिल जाया करेगा सिस्टम से। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो ट्रबल शूटिंग ट्रिक है वो ये है कि यार सम टाइम आपको IP नहीं मिलता, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में जैसे मैं इसकी सेटिंग में जाऊँ ना VM की में, तो यहाँ पे मेरे पास VMware क्या करता है, VMware के अंदर भी बाय डिफॉल्ट एक DHCP चल रहा होता है। जैसे दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एडिट में, और ये देखें यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर।
तो बाय डिफ़ॉल्ट VMware जब हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर इंस्टॉल हो जाते हैं, दो। एक ब्रिज नेटवर्क होता है और एक ये नेट होता है, ये वाला। ठीक है जी। अभी मैं इस पे कोई काम नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको बताने लगूंगा। तो ब्रिज नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपका जो फिजिकल इंटरफेस है, ये देखें ब्रिज ऑटोमेटिक किसके साथ कर रहा है, आप बता भी सकते हो कि किसके साथ ब्रिज करे। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये आपका जो फिजिकल नेटवर्क अडाप्टर होता है, वो जिस लैन के साथ कनेक्ट होगा वहां से उठाने की कोशिश करेगा। दूसरा होता है होस्ट ओनली। होस्ट ओनली में भी DSCP की देखें, ये रेंज दी हुई है, आपका दिल करे आप अपनी तरफ से कोई रेंज दे सकते हो उसे, कि जब भी मुझे IP मिले होस्ट ओनली में, तो लेट से आप कहते हो कि 172 की सीरीज देनी है या आपने 10.10 की सीरीज देनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सेव करोगे। ये DSCP की सेटिंग आ रही है, VMware का अपना DSCP है। अच्छा, अब जब राइट क्लिक करें सेटिंग में और यहाँ पे नेटवर्क पे आप चले जाएं, तो समटाइम क्या क्या होता है लड़कों ने, ये ब्रिज और रेप्लिकेट टू फिजिकल नेटवर्क क्या होता है, ये आपका फिर फिजिकल नेटवर्क का पार्ट बन जाती है VM। नेट में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल नेटवर्क अडाप्टर है सिस्टम का, इस कंप्यूटर का, उस पे जो नेटवर्क आ रहा है उसको फर्दर नेट करता है। नेट कौन करता है? ये जो DSCP का मैंने भी आपको सेटिंग खोल के दिखाई थी, इसका जो वर्चुअल अडाप्टर है वो करता है। और VMware का अपना DSCP अडाप्टर आपको एक IP दे रहा होता है, यानी कि बैकएंड पे आप समझो कि आपका जो लैपटॉप का अडाप्टर पे IP है वो ISP बन गया, और जो आपका ये VMware का नेटवर्क अडाप्टर है वर्चुअल, जो नेट और एक इसमें ब्रिज के तौर पे इंस्टॉल हो जाता है, वो आपका राउटर के तौर पे काम करता है। तो अभी मैं IPAS करके देखूं, IP एड्रेस शो, तो इसने मुझे IP दिखाया जो कि कह रहा है 192.168.31.144। तो 140 से इसने IP स्टार्ट किए हैं, या 13 से। बाकी सारे IP रिजर्व्ड है, तो हम देख लेते हैं कि IP कहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये अगेन वर्चुअल अडाप्टर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट में ये कहाँ से 31.0 से स्टार्ट करता है। अच्छा, कुछ IP ये रिजर्व्ड कर लेता है अपने लिए। जैसे मुझे जो IP मिलना शुरू हुए हैं, वो इसमें 144 मिला है, एक का 133 है, 140 है। ये मेरे पास पहले से VMs बनी हुई हैं। तो इस तरीके से आप ये रेंज चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, जो वंस डी इसमें IP मिल गया आपको, अब जब जब भी आप इस VM को चलाओगे, इसका IP हमेशा यही मिलेगा। इसको 145 मिला तो 145 ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक IP आपको देने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, ये चूंकि DSCP के थ्रू चल रहा है, तो यहाँ पे इंटरनेट भी चल रहा होगा। इन yahoo.com में करके देखूंगा तो देखें मुझे याहू से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक तो बात थी ये वाली। अब आ जाते हैं हम एक और चीज़ जो मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका IP मैं नोट कर लेता हूँ, IPAS। तो मुझे पता चला कि इसका IP है 192.168.31.144। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं चला जाता हूँ अपने कंप्यूटर में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है पुटी के नाम से। ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास, पुटी। इसमें मैं क्या करता हूँ, उस IP को ऐड कर देता हूँ, जो कि ये है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, सेव्ड सेशन। इसका नाम मैं रख देता हूँ RHEL, या RSCE 294, और December, ताकि मुझे याद रहे। फिर यहाँ पे कलर्स में जाके मैं इसका करता हूँ सिस्टम कलर यूज़ कर ले, और मैं यहाँ अपीयरेंस में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ। और फिर जाके मैं यहाँ पे कुछ और भी होता है डेटा, लेकिन इन चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता। मेरे लिए इतना इनफ है। सेशन पे आकर मैं यहाँ से सेव सेशन का बटन दबा देता हूँ, ये देखें लोड हो। ओपन का बटन दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, इस IP के साथ कनेक्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट रेड हैट के सभी सिस्टम्स में SSH इनेबल्ड होता है। मैं रूट का यहाँ पे लॉगिन दे देता हूँ, और पासवर्ड इज रेड हैट। तो ये मैंने काम करना था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोलर सिस्टम है, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने फ्रेश स्नैपशॉट इसका एक ले लिया है, और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए मैंने आपको सिस्टम में बताया था कि हम इसका नाम क्या रखेंगे, तो वो नाम मैंने कॉपी कर लिया अपने पास।
और नाम कॉपी करने के बाद मैं पट्टी में आके इस सिस्टम का नाम चेंज कर देता हूँ। तो नेम चेंज करने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो है होस्ट नेम ctl set डैश होस्ट नेम, और ये नाम मैंने इसका रख दिया। ठीक है जी। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ लेकिन मेरा नाम चेंज नहीं हुआ, तो मेरे पास एक और कमांड है बैश के नाम से, मैं एंटर करूंगा तो ये नेम भी मेरा चेंज कर देगा। और मैं होस्ट नेम करके देखता हूँ तो मेरा होस्ट नेम चेंज हो चुका है। नंबर वन टास्क तो था मेरे पास ये कि मैंने नाम भी चेंज कर लिया, नेटवर्क भी सेटअप कर दिया। अब जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अब इंस्टॉलेशन के भी दो मेथड जो हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इन सिस्टम पे एंसिबल की। तो एंसिबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एंसिबल वी कैन हैव टू कॉमन वेज। दो मेथड है मेरे पास इंस्टॉलेशन के। नंबर वन है मैनुअल इंस्टॉलेशन, और नंबर टू है ऑटो इंस्टॉलेशन। जब हम बात करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन की, तो हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, दो आरपीएम चाहिए होते हैं हमें, जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि सिस्टम में पहले से अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जो हमें पैकेज चाहिए वो चाहिए SSH पास के नाम से। एक ये पैकेज चाहिए हमें जो कि इंस्टॉल्ड हो हमारे सिस्टम में, और जो दूसरा आरपीएम चाहिए वो हमें चाहिए एंसिबल 2.9 का पैकेज। तो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इस पैकेज को? इसको डाउनलोड ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि जिस सिस्टम पे हम लॉगिन करके ये बैठे, जिस सिस्टम में हमारा ये सॉफ्टवेयर हमने कंट्रोलर बनाना है जिस सिस्टम को, उस पे जाते हैं हम। और उस पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यम इंस्टॉल एनसिबल -y। तो ये कहता है जी आपका सिस्टम तो जनाब रेड हैट से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं कैसे इंस्टॉल करूँ? तो मुझे पता चल गया कि यार ये दो पैकेज हैं। अच्छा, एक और प्री रेक्विजिट पैकेज होता है इसका, जो आपने करना है यम लिस्ट। लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और इंस्टॉल्ड यानी कि इंस्टॉल्ड में बताओ कि प्लेटफॉर्म डैश पाइथन का पैकेज है इसमें। तो ये पैकेज इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको मैं अपनी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, कि हमने ये चेक करना है। एक कॉन्सेप्ट होता है नेटिव का। नेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम में मिल जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये इसका नेटिव पैकेज है, पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं SSH पास करता हूँ यहाँ पे, लेट से इस सिस्टम पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यही, हाँ यहाँ पाइप कर लेते हैं ग्रिप, और ये SSH पास करके देखते हैं कि कोई इस तरह का पैकेज है इसमें, तो वो कह रहा है कि कोई रिजल्ट मेरे पास नहीं आया। तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से हम एनसिबल को भी करके देखेंगे, तो एनसिबल का भी कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये इंस्टॉल्ड ही नहीं है। अब एनसिबल को इंस्टॉल करने के लिए इसकी दो रिक्वायरमेंट है। एक तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड हो, जिसको हमने अभी देख लिया यहाँ से कि पाइथन हमारे पास 3.6 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या 3.6 भी समटाइम हम इसे कहते हैं।
और दूसरा हमें SSH पास का पैकेज चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ इंटरनेट पे इस सिस्टम के, और यहाँ से मैं मैनुअल उस पैकेज को ढूंढ लूँ। तो ये चलेगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये वाला। तो मैं अब सिंपली लिखता हूँ www.google.com। और यहाँ पे कहता हूँ इससे कि यार SSH पास फॉर RHEL 8.2। तो ये क्या करेगा, मुझे फौरन एक वेबसाइट पे ले जाएगा, rpmfind.net। ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है जहाँ पे आपको अकेले अकेले पैकेज मिल जाते हैं आरपीएम। अभी आरपीएम क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें तो आपको कहीं पे लिखा होगा आर SSH पास, और यहाँ पे फिर वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता रहा है कि ये किसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे सेंट OS 8 स्टीम और ये वाला पैकेज हमें चाहिए। ठीक है जी। तो ये पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये किस पे चल जाएगा, वो कहता है जी CentOS 9 पे ये वाला चलेगा। ये सारे 9 के हैं, तो हमें तो 8 के लिए चाहिए। तो ये देखें, Arch 64, ये आर्किटेक्चर है हार्डवेयर का, हमें इसके लिए नहीं चाहिए। ना हमें इसके लिए चाहिए, बल्कि हमें चाहिए X86 और 64 वाला। तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि सीधा डाउनलोड करा देगा। वो कहता है इंस्टॉल कर दूं, मैं कहता हूँ नहीं, ये सेव कर दो। ठीक है जी। और इसी में अगर आप इसी वेबसाइट में यहाँ पे फाइंड करें ना ऊपर, यहाँ पे एनसिबल भी लिख दें अगर आप, तो ये एनसिबल भी ढूंढ देगा आपको। तो ये एनसिबल के सारे वर्जन आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं अभी। लेकिन हमें चाहिए जो कि हमारा Red Hat 8 पे इंस्टॉल हो जाए। वो कहता है जी ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे 8 के लिए कहाँ पे है। अच्छा, नो आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि ये सारे ही आर्किटेक्चर पे चलेगा, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इन पे आप कर लें। लेकिन हमारे काम का कौन सा है जी, जो है ये कह रहा है जी SSH बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूशन टूल। तो हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये वाला EPL 7 का आर्किटेक्ट, लेकिन ये 64 के लिए है, और हमें इसके लिए करना है थर्ड। ये वाला पैकेज हम डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो दो पैकेज इस तरीके से हमारे पास हो गए डाउनलोड हमारे सिस्टम में। तो अगर हम यहाँ पे इसको शो करवाएं कि मेन्यू बार भी शो करवाओ, और यहाँ पे टूल्स में जाके बल्कि यहाँ से देख लें हम, ये देखें आ भी रहा है। तो शो हिस्ट्री, बल्कि हम यहाँ पे इसके, ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है यहाँ पे, खोलो भाई इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र के होम पर फाइल में चला जाता हूँ, यहाँ पे कहीं डाउनलोड का बटन होगा, और यहाँ पे दोनों पैकेज आ गए। तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ RPM-IVH, और यहाँ पे लिखूँ SSH पास, और ये इंस्टॉल कर लूँ इसे, और फिर मैं एनसिबल को भी इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो गया। और अब मैं साथ ही क्या करता हूँ, RPM-IVH से क्या करता हूँ,
आई का मतलब इंस्टॉल, वी का मतलब है वर्बोज, और एच का मतलब है ह्यूमन रीडेबल। यहाँ पे एनसिबल भी कर लेते हैं जी। अच्छा, वो कहता है जी पाइथन का मुझे कोई डिपेंडेंसी है इसकी जो किसी चाहिए, और ये इसे इंस्टॉल करनी है। तो अगर मैं ये भी ना करूं, तो एक और तरीका है मेरे पास आसान, कि मैं यहाँ पे जाऊँ वेबसाइट पे और यहाँ पे लिखूँ ईपेल फॉर RHEL 8। ईपेल पे ये पैकेज पड़ा होता है। ये देखें, ये फौरन मुझे यहाँ पे ले गया है, और यहाँ पे मैं EL 8 पे कर लेता हूँ, और ये पैकेज है मैंने जो इंस्टॉल करना है बस। और मैं यहाँ पे गया इधर, ये इसे इंस्टॉल कर देगा। लेकिन चूंकि मेरी ये जो वर्चुअल मशीन है, या मैं भी जो है ना जिस लोकेशन पे बैठा हूँ, ये ऑफिस का इंटरनेट नहीं है, तो ये बहुत स्लो इसे डाउनलोड करता है। ये इसकी रिपोजिटरी डाल देगा, और अब मैं यम एनसिबल इंस्टॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, उसके डिपेंडेंसी पैकेजेस को यहाँ से उठा लेगा, जो मैंने रिपोजिटरी यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश की इस जगह से। तो एक तरीका तो ये है किस तरीके से मैं इंस्टॉल कर लूँ। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कि मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने इस तरीके से इंस्टॉल नहीं करना, इस चीज़ की मुझे नीड नहीं है। तो एक और तरीका भी है कि मैं इस सिस्टम पे, ये जो मेरा ISO इमेज है ये ऑलरेडी माउंटेड है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, CD DVD है इसकी जो, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट भी कर देता हूँ। ये कनेक्ट मैंने कर दिया है इसे। और अगर मैं इसको माउंट कर दूं, माउंट/dev, और डेव में SR0 जो है ये DVD का होता है, और ये से कर देता हूँ MNT पे माउंट, और CD/MNT करके देखें तो यहाँ पे मेरी DVD आ गई। अब जो मेरे एनसिबल के पैकेज को रिक्वायर्ड पैकेज चाहिए थे, वो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसे रिपोजिटरी का पाथ बताना पड़ेगा, अपनी तरफ से लोकल रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। मैं इस चीज़ में भी नहीं पढ़ता, बल्कि मुझे पता है कि रेड हैट ने मुझे 60 डेज की सब्सक्रिप्शन दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, उस सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करके अपने सारे काम कर लेता हूँ, मुझे इस सब झंझट में पड़ने की नीड नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास, मैंने ये टर्मिनल ओपन किया हुआ था इस काम के लिए। मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, अब रेड हैट की जो सब्सक्रिप्शन है उसे इनेबल कर। अब जो रेड हैट की सब्सक्रिप्शन है उसे इनेबल करने का भी एक मेथड है, कि उसको कैसे इनेबल किया जाए अपने पास। तो सब्सक्रिप्शन को इनेबल करने का जो मेथड है, आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन मैनेजर, और सिर्फ लिखेंगे रजिस्टर। अच्छा, अगर इसी के सामने आप मजीद एक ऑप्शन डाल दें, हाइफन हाइफन यूजर नेम, लेट से मैं कहता हूँ abbas hussain1@hotmail.com। तो यहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ, साथ हाइफन हाइफन पासवर्ड भी डाल सकता हूँ। पासवर्ड इज इक्वल टू अपना पासवर्ड डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, कि मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर कर दूं। अब ये मुझसे ना मेरा यूजर नेम पूछेगा रेड हैट का, जो कि मैंने मुझे शेयर कर दिया है इसने, सलमान है आई थिंक। वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये एंटर किया, और इसी को मैं अब क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड भी लगा देता हूँ।
और एंटर कर देता हूँ। ये क्या करेगा, अब इस यूज़र के थ्रू ये जो मेरा लोकल सिस्टम है इसको रजिस्टर कर देगा रेड हैट के सर्वर्स पे, और उसे बता देगा कि ये जो सिस्टम है क्लाइंट साइड जो रजिस्टर हुआ है इसको 60 डेज के लिए अपनी रिपोजिटरीज एक्सपोज कर दो। तो वो कहता है जी कोई एरर है, अनेबल टू कनेक्ट। यहाँ पे मैं देखता हूँ इंटरनेट इज ओके, पिंग www.redhat.com, रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगेन मैं कर लेता हूँ पासवर्ड, यूज़र नेम, और पासवर्ड मुझे कहीं लिखना पड़ेगा ताकि अभी मे भी कोई इंटरनेट का स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, ये मसला करे। क्योंकि मेरे पास जो बैकएंड कनेक्शन है वो पीटीसीएल का, पीटीसीएल जो है ना ब्रिज पे नेटिंग अलाउ नहीं करता, तो समटाइम ये इशू होता है। तो देखते हैं कि ये इसको सब्सक्राइब करता है कि नहीं करता। बॉस पे अगर एक मशीन ऑलरेडी हो रजिस्टर होगा, मतलब सिंगल मशीन पे अलाउ करते हैं ये लोग, या मल्टीपल मशीन्स पे भी कर सकते हैं आप? मैंने तो वैसे मल्टीपल पे कभी किया नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने जब भी वो उसमें एक होता है ना कि आप अनरजिस्टर भी कर लेते हो पुरानी मशीन से, तो इसमें एक पैरामीटर होता है हम्म। अनरजिस्टर का। सही। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ ऑलरेडी, तो आप चाहते हो कि मैंने अब इसको ख़त्म करना है रजिस्ट्रेशन को, ये एंड हो जाए, तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। इसमें अनरजिस्टर का एक पैरामीटर है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर के सामने आप जाके क्या करेंगे, ये देखें जी, वो कहता है जी रजिस्टर मैंने कर दिया, रजिस्टर्ड विद दिस आईडी वगैरह वगैरह वगैरह। अभी ये आ जाए। ये जस्ट स्लो इंटरनेट की वजह से तो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। ये देखे ना, उसने रजिस्ट्रेशन आईडी भी दे दी कि मैंने इस आईडी के साथ इसे रजिस्टर कर दिया है। तो ये फ़ौरन, मैंने कई दफ़ा ऑफिस में किया है तो बहुत दफ़ा फ़ौरन रजिस्टर हो जाता है, किसी दे नहीं लेता। और इसका रिसोर्सेज के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट इंटरनेट के साथ इसका ताल्लुक है। ओके चलो, हम इसका क्या करते हैं, एक इसका डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रूट, और ये सिस्टम यहाँ पे आ गया।
अब चूंकि वो जो पुराना सेशन है वो अभी तक उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो लेकिन रजिस्टर हो चुका है सिस्टम, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन मैनेजर के साथ साथ एक और ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, अब अपनी जो रिपोजिटरीज हैं इसके साथ एक्सपोज करवाएं। तो एक अटैच का इसके साथ ऑप्शन है, जो हम पैरामीटर पास करेंगे, इसे पास नहीं करेंगे, ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, मुझे इसे बताना है। और हाइफन हाइफन ऑटो है। ऑटो का मतलब ये होता है कि रेड हैट ने जितनी भी रिपोजिटरीज अभी तक बिल्ड की हुई हैं रेड हैट के साथ, जो कि ट्रायल वर्जन के लिए अवेलेबल होती हैं, सब के सब ऑटोमेटिक अटैच कर दो, हमें बार बार बताना ना पड़े। अब सिर्फ अटैच करेंगे तो आपको फिर रिपोजिटरी का नाम बताना पड़ेगा कि यार ये वाली रिपोजिटरी अटैच करो। हाइफन हाइफन ऑटो का मतलब ये होता है कि जो भी अवेलेबल है सारी अटैच कर दो। एंटर करते हैं तो इसे ये अब अटैच कर देनी चाहिए। बट चूंकि पहले वाले इस सिस्टम से ये अभी निकला नहीं है, तो उनमें भी हो सकता है थोड़ा टाइम ले। हालांकि यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है इसके पास। ओके जी, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि जब हमने ये वाली कमांड चलाई तो इसने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड के साथ आपकी सब्सक्रिप्शन को रजिस्टर किया। और जब हमने ये वाली कमांड चलाई, सब्सक्रिप्शन डैश मैनेजर स्पेस अटैच स्पेस हाइफन हाइफन ऑटो, तो इसने क्या किया, रेड हैट ने जो भी ट्रायल सब्सक्रिप्शन रखी हुई है, जो उनके सॉफ्टवेयर के सर्वर्स हैं, उन सब को अटैच कर दिया है सिस्टम के साथ। कैसे पता चला है ऐसे मुझे? जैसे पता चला कि ये देखें यहाँ पे मैसेज आ भी गया है। वो कहता है जी, ऑल इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट्स आर कवर्ड बाय वैलिड इंटाइटलमेंट्स, नो नीड टू अपडेट सब्सक्रिप्शन एट दिस टाइम। वो कहता है अभी आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंटाइटलमेंट्स हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं इसके साथ। तो मेरे पास बड़ा आसान सा हल है, यम रेपो लिस्ट। यह मैं करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी सारी रिपोजिटरी की लिस्ट शो करवा इसको बिल्ड करेगा। अभी तक उसने वो दिखाई हैं जो इसने अटैच की हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक और रिजल्ट दिखा रहा था कि इसने तो बहुत सारी हैं यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये मैंने रेपो लिस्ट ऑल किया है। जब मैंने रेपो लिस्ट ऑल किया तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी, लेकिन हर रिपोजिटरी के सामने लिखा हुआ डिसेबल्ड डिसेबल्ड डिसेबल्ड। तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, मेरे इस सिस्टम के लिए दो रिपोजिटरीज को इनेबल कर दिया। जब मैंने ये काम किया कि सिर्फ मुझे रेपो लिस्ट दिखाओ, तो ये दो रिपोजिटरीज मुझे दिखा रहा है जो कि इनेबल्ड है, एक एपस्ट्रीम और एक बेस ओएस। मैं यहाँ पे पाइप कर लेता हूँ ग्रिप, ऑल करता हूँ, और ऑल में से पाइप ग्रिप और ग्रिप कर लेता हूँ मैं, कि मुझे वो रिपोजिटरी दिखाओ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इन दोनों रिपोजिटरीज के अंदर एनसिबल का पैकेज नहीं है, क्योंकि एनसिबल रेड हैट का कोई नेटिव पैकेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं एनसिबल की जो रिपोजिटरी है ना उसे ग्रिप करता हूँ। तो ये इसने एनसिबल की मुझे ना रिपोजिटरीज की मल्टीपल रिपोजिटरीज बता दी है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमें इसमें से कौन सी चाहिए, जो कि 2.9 है, 2.9 का वर्जन चल रहा है ना। अब देखें, डिबग वाला भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 भी नहीं चाहिए, और ये 2.8 भी नहीं चाहिए, 2.8 ये सोर्सेज आरपीएम भी नहीं चाहिए, हमें डिबग भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2.9 का आरपीएम चाहिए, ये वाली। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक कमांड लगानी है। अच्छा, एक और भी मसला है, रेड हैट के सिस्टम में ना बाय डिफॉल्ट कुछ यूटिलिटी जो कि 7 में पहले से इंस्टॉल्ड होती थी वो नहीं मिलती है। तो हमें ये जो यम का सॉफ्टवेयर है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। मिसाल के तौर पे यम कॉन्फ़िग मैनेजर का एक सॉफ्टवेयर होता है इसके साथ, वो नहीं है इंस्टॉल्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे यम इंस्टॉल यम डैश यूटिल्स।
एक यूटिलिटीज के नाम से, जो क्या है कि यम के जो बाकी सॉफ्ट रिमेनिंग इसका पार्ट है वो सारा इंस्टॉल कर, और हाइफन वाई करके वो इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। तो ये क्या करेगा, यम की जो यूटिलिटीज है ना वो सारी इंस्टॉल कर देगा सिस्टम में जिस पे हम बैठे हैं। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन आ जाएगी यम डैश कॉन्फ़िग डैश मैनेजर की, जो कि अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यम का जो पूरा जो सूट है वो इंस्टॉल्ड नहीं है अभी। तो ये क्या कर रहा है अभी, इसका पैकेज जो है वो डाउनलोड कर रहा है। अभी मैं मोबाइल के साथ कनेक्टेड हूँ, तो आई होप कि इंटरनेट इज गुड। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इतना टाइम लगा के इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लैब बनाई थी किसी टाइम पे, तो आई हैव फेस सो मैनी चैलेंजेस, और ये सारी बुक में और कहीं टीचर ने मुझे ये चीज़ें नहीं थी बताई। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको किसी किस्म का कोई ट्रबल ना है, आप अपनी रेपोजिटरी खुद बिल्ड कर सको, अपनी लैब जो है, किसी भी ट्रबल के बगैर। इतनी देर के लिए मेरे, तो ये क्या कर रहा है अब, अभी जो यम है, यम की जो फर्दर जो कुछ उसके पैकेजेस थे जो इंस्टॉल्ड नहीं थे पहले, वो इंस्टॉल कर लेगा। तो फिर हमारे पास यम कॉन्फ़िगर मैनेजर जो है इनेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा हमारे काम के लिए जो हम करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 में हो सकता है एग्जाम के दौरान भी आपको ये चीज़ें करनी पड़े। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई इशू ना आ जाए। ये सेंटोस पे ना इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कोई इस तरह का एरर नहीं देता। लेकिन इशू ये है कि फिर जब आप रियल टाइम सिस्टम पे प्रोडक्शन में काम करेंगे तो फिर आपको मसला बनेगा एग्जाम में। तो ये मैं इसको ग्रिप कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे ये लिखा हुआ है FAR RHL8, ये हमने रिपोजिटरी इनेबल करनी। इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यम डैश, मैं इसको एक मिनट ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं यम डैश कॉन्फिग डैश मैनेजर। और अब हमने क्या करना है, हाइफन हाइफन इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम रिपोजिटरी का नाम लिख देंगे जो कि मैंने आगे से कॉपी किया है। एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इस रिपोजिटरी को इनेबल कर देगा इस सिस्टम के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं थी। हमारे पास दो ही रिपोजिटरीज हमें पता था कि हमें जो रिपोजिटरीज नज़र आ रही थी। तो अगर अभी आप देखें तो यम रेपो लिस्ट, तो ये मुझे बता देगा कि अब कौन कौन सी रिपोजिटरीज मेरे पास इनेबल्ड हैं। तो अभी देखें तीसरी रिपोजिटरी उसने एनसीबल वाली इनेबल कर दी है। तो बस इतना सा ही काम करना था हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यम इंस्टॉल हाइफन वाई, या वाई बाद में लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। वाई का मतलब होता है यस के मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और एनसीबल, एंटर। तो ये क्या करेगा, एनसीबल की जो डिपेंडेंसीज होंगी वो जो ये बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम का जो रिपोजिटरीज है यहाँ से अपडेट कर लेगा, और पैकेज हमें यहाँ से डाउनलोड कर। अभी आप देखेंगे कि ये वो जो पैकेज है डिपेंडेंसीज वाले वो यहाँ पे डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। ये देखें एक पाइथन का पैकेज अब कर रहा है डाउनलोड, चेक कर रहा है। और ये अब इसका साइज़ है जितना इसने पैकेजेस डाउनलोड करने हैं, ये सारे डाउनलोड करेगा।
और सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। तो फ़ायदा हमें ये हो गया कि अगर हम रेडिट के सब्सक्रिप्शन को यूज़ करते हैं तो वंस हमारी लैब फ़ौरन तैयार हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू हम एक एक पैकेज ढूंढें, उसकी डिपेंडेंसी ढूंढें और इंस्टॉल करने की कोशिश करें और हमें प्रॉब्लम। आप ये बता भी रहा है कि ये पाइथन डैश लेबल, थ्री डैश लेबल, पाइथन थ्री डैश जिंजा, और एक ये मल्टीपल पैकेजेस हैं जो ये ना डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। और यार मेरे घर में बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था शायद। जी था। आवाज भाई, ये कब तक खत्म होगी? क्लास, ये कौन, सलमान भाई बात कर रहे हैं? जी 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 जी। क्लास ख़त्म होगी हमारे एनसीबल का स्टेटस हमें कंफर्म करने तक। ओके। ओके सर। तो फाइनली वी हैव इंस्टॉल्ड एनसीबल। और हमने क्या करना है, एनसीबल हाइफन हाइफन वर्जन। तो ये बता रहा है कि 2.9.27। तो एक्चुअली टू को तो आप काउंट ही ना करें, आप 9.27 कंसिडर करें कि ये पैकेज आपके पास अवेलेबल जो है एनसेबल हो गई। तो यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, दैट इज़ नॉट पार्ट आर कोर्स। पहला जो सेशन था हमारा वो था इंट्रोडक्शन का, था कि आपको थोड़ा बहुत एनसीबल के आइडिया हो जाए कि इसका काम क्या होता है। और आज के सेशन में हमने ये सीखा है कि हम लैब कैसे बनाएं। अच्छा, अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात और है, वो ये है कि यार आपका ये जो मैनेज नोड होगा, इस पे क्या करना है आपने? इस पे कुछ भी नहीं करना। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपने नेटवर्क इनेबल करना है और इसका होस्ट नेम चेंज करना। जैसे मिसाल के तौर पे रूट, और ये मैं इसका पासवर्ड लगा लेता हूँ, और जो काम मैंने वहां पे किया था इस मशीन पे भी कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने क्या करना है, तीन मशीनें तैयार कर लेनी है जो कि आपकी कंट्रोलर नोड होंगी, मैनेज नोड होंगी सॉरी। यहाँ पे एन एम सी एल आई कनेक्शन मॉडिफाई और ई एन एस और कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, यस। ये हमारा इंटरनेट चला देगा। और सिस्टम सी टी एल इनेबल नेटवर्क। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होता है, लेकिन आप इसे मेक श्योर करें कि इनेबल कर दें, सही चला दें। ये हुआ जी। और उसके बाद हमने इसका नाम सोचा था यहाँ पे कि हम इसका नाम रखेंगे ये वाला, server1.example.com, lab.example.com। तो यहाँ पे इसको सिस्टम्स होस्ट नेम सी टी एल सेट डैश होस्ट नेम, और यहाँ पे आप ये पेस्ट कर दें और बैश। इस तरीके से आपका ये एक सिस्टम रेडी हो गया। दो और तीन अब आपने रेडी कर लेने हैं। तो मैं अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। लैब आई थिंक हमारी कंप्लीट हो गई। ये लैब के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से अगर आपके पास एक और तरीका था कि आप अपने पास आपकी जो लोकल डीवीडी है उसको रिपोजिटरी के तौर पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, उसे कॉन्फ़िगर करना हो तो कैसे करेंगे आप? जैसे मैं इसमें करके जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। अभी यम रेपो लिस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, माउंट करता हूँ अपनी डीवीडी को, माउंट स्लैश डेव,
SR0 और /MNT पे कर देते हैं। चलो, तो डीवीडी को एक दफ़ा कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और अब अगर मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये देखें कनेक्ट हो गई, ये CD/MNT, और ये मैं डीवीडी में आ गई। मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे vim/etc और yum.repos.d, और यहाँ पे rhel82.repo के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इस फाइल में कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट मोड में जाके सबसे पहले आप इसका नाम रखेंगे। मैं कहता हूँ app_strem स्ट्रीम। ये इसका आपने नाम लिख लिया। नेम इज इक्वल टू, अगेन ये डबल कोट में आप दे सकते हैं, app_strem स्ट्रीम। ये आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हमने ये एंसिबल के थ्रू भी करने हैं सारे काम। फिर एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इसका, बेस URL। अब यहाँ पे अगर तो आपके पास HTTP का वो है, पाथ है, तो वो पेस्ट कर दें। अगर आपका लोकल सिस्टम है तो हम लोकल सिस्टम के लिए फाइल का पैरामीटर यूज़ करते हैं, फाइल कॉलन। ये पहला सिस्टम है हमारे रूट में जाने के लिए, और // ये अज्यूम करेगा कि ये कोई HTTP या FTP का पाथ है। और MNT के अंदर हमारा एक, हमने ऐप स्ट्रीम बनाया है, तो यहाँ पे ये ऐप स्ट्रीम के नाम से बात इसी भाई को इसको रिकॉर्डिंग किया थे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी। अच्छा, उसके हो बाद गया। इसके अंदर एक और है, GPG चेक इज इक्वल टू 1। अगर तो आपने GPG चेक इज इक्वल टू 1 कर दिया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, GPG की इज इक्वल टू की का पाथ बताना पड़ेगा, जो कि अगेन इसी डीवीडी में पड़ा हुआ है, और जो क्या है, ये वाला पाथ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह कर देंगे, फाइल कॉलन कॉलन स्लैश कॉलन स्लैश 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 MNT, और MNT के अंदर ये आपकी की पड़ी हुई है। ठीक है। इन सम केसेस क्या होता है कि हम इसको ना डिसेबल कर देते हैं, GPG चेक इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और GPG की बताते ही नहीं। ठीक, आपका दिल करे इसे लगा लो, आपका दिल करे ना लगाओ। एग्जाम के अंदर आपको ये लगानी पड़ेगी, जो हमारा एनसीबल का एग्जाम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी से आप याद कर लो, अदरवाइज इसकी नीड नहीं होती। और इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, कि ये इनेबल है। अच्छा, ये तो था पाथ एक, इसी को कॉपी कर लें, और कॉपी करके आप यहाँ पे इसे कर लें पेस्ट। तो अब हमने क्या करना है, एक और पाथ बताना है, जो कि है बेस OS का। और यहाँ पे इसका नाम भी बेस OS रख देते हैं, बेस OS। और यहाँ पे भी इसका नाम रखते हैं बेस OS। ठीक है जी। escape WQ quit, और यहाँ पे मैं कहता हूँ yum repo और लिस्ट। तो ये क्या करेगा, फौरन बता देगा कि जनाब यहाँ पे ये आपकी पड़ी हुई है रिपोजिटरी। मैं एक पैकेज भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे यम इंस्टॉल यम डैश यूटिल्स -y। ये फ़ौरन से पहले इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ही रिपोजिटरी पड़ी हुई थी, तो हमारी GPG की ने भी काम बिल्कुल ठीक किया, और हमारी रिपोजिटरी ने भी काम ठीक किया। अच्छा, इसी रिपोजिटरी को ऐड करने का और एक और मेथड भी होता है। अच्छा, इसमें ये मसला है कि जब हम सिस्टम रिबूट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये भी मैं करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। समटाइम क्या होता है कि आपने सिस्टम रिबूट किया, अब आप करेंगे यम इंस्टॉल यम
डैश यूटिल्स। तो ये कहेगा जनाब आपकी तो ये पैकेज पहले इंस्टॉल्ड है, और फिर वो कह रहा है कि जनाब आपकी रिपोजिटरी तो है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एफटीपी इंस्टॉल कर दो। एक मिनट। यस, तो वो कह रहा है देखो जी वो नहीं है, क्योंकि उसे वो पाथ ही नहीं मिल रहा। वो कहता है ये तो पाथ ही मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता पैकेज इस पाथ पे, मैं कहाँ से इंस्टॉल करूँ, हालांकि बाकी सारा कुछ ठीक कह रहा है। तो रीजन इज दैट कि जब सिस्टम हम रीबूट करते हैं तो हमने तो माउंट की थी डीवीडी टेम्परेरी, तो आपको डेव SR0 पे जो डीवीडी पड़ी हुई है इसको /MNT पे एक दफ़ा माउंट करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह कर लो। दूसरा तरीका ये है कि जिस सिस्टम पे आपने रिपोजिटरी, अब एक तरीका ये कि आप सारा यहाँ से डेटा उठाते और MNT में पेस्ट कर देते। तो हम अपने सिस्टम की जगह ऑक्युपाई क्यों करें, ऑलरेडी हमारी डीवीडी ने इतनी जगह ली हुई है। तो फिर इसका तरीका ये होता है कि आप इसको माउंट कर देते हैं। अच्छा, माउंट का भी फिर आप क्या कर सकते हैं, /etc/fs टैब में जाके इसकी एंट्री कर यहाँ पे। और कैसे करेंगे एंट्री, यहाँ पे आप बता देंगे /dev, डेव के अंदर SR0, यहाँ पे एक पड़ा, और इसका जो फाइल सिस्टम होता है ना ISO 99960 होता, आई थिंक होता है इसका ISO का फाइल सिस्टम जो होता है। तो नहीं, इसकी माउंट की लोकेशन बताएंगे, तो माउंट की लोकेशन है हमारी /MNT, और इसका जो फाइल सिस्टम है वो है हमारा ISO 9960 आई थिंक। चेक कर लेते हैं इसका फाइल सिस्टम क्या होता है। ISO 9960 होता है या 99, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम इनसे ना। 9960, बाकी DFAULTS डिफॉल्ट्स, और ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है जी, इसे करते हैं बंद। और Mount-A, अभी देखिए मैंने इसे माउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ ETCFS टाइप में बताया है। तो LSBLK करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई माउंट आ रहा है, तो अभी तक वो बता रहा है कि ये यहाँ पे माउंट है। तो अब हम Mount-A करते हैं। Mount-A, तो ये ETCFS टाइप में से कहेगा, वो कहता है जी ये तो अननोन फाइल सिस्टम है, तो ठीक है। तो आई थिंक ये होता है 9660। अभी उसने कलर भी उसका चेंज कर दिया, तो आई थिंक इसे एक्सेप्ट करेगा। और अब देखें वो रीड ओनली मोड में माउंट हो गया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं सिस्टम रिबूट करूंगा, तो चूंकि ये मैंने FS टैब में इसकी एंट्री करवा दी है, तो ये मुझे मसला नहीं करेगा। एक इशू हो सकता है जो कि हम देख लेते हैं कि इशू होगा या नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एरर की, जो कि आई थिंक नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो फिर उसे ट्रबल शूट करेंगे, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसको ETCFS टैब में हमने उस चीज़ की एंट्री कर दी है जो कि बाहर पड़ी है, समटाइम जो कि अवेलेबल नहीं होती। तो रूट और रेड हैट, ये उस केस में जब आपने लोकल रिपोजिटरी बनाई है और आप चाहते हैं कि बार बार आपको उसको माउंट ना कराना पड़े। और अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, लेट्स से yum इंस्टॉल FTP-y, तो देखते हैं क्या ये इंस्टॉल करता है। और ज़बरदस्त उसने इंस्टॉल कर दिया है। और अब हम इसको इंस्टॉल के बजाय कर देते हैं रिमूव। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रिपोजिटरी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर नोड पे अपनी रिपोजिटरी को भी माउंट करवा सकते हैं, और एनसिबल को इंस्टॉल कर लें ताकि उसकी डिपेंडेंसीज बजाय कि इंटरनेट पे जाके ढूंढ के लेके वहां से ले आए। अच्छा, जो आपके मैनेज नोड होंगे उन पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है ना उसकी रेड के साथ उसको रजिस्टर करना है।
सिर्फ और सिर्फ आपने कंट्रोलर नोड को करना। हमने सारा काम कंट्रोलर नोड पे करना। और अगर हमें क्लाइंट साइड पे यानी कि मैनेज नोड पे ज़रूरत पड़ी, तो हमें इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पे ये काम किया, तो हम हर सिस्टम पे ये काम कर लेंगे। तो आप भी ये काम कर लीजिएगा, ताकि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर एंसिबल के थ्रू इंस्टॉल करना हो कंट्रोल उसमें मैनेज नोड पे, तो वो इंस्टॉल हो जाए, उसमें रिपोजिटरी का एरर ना आए। तो आई थिंक कि मैंने अब आपको लोकल सिस्टम पे लोकल रिपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी बता दिया है, माउंट कैसे करते हैं ये भी बता दिया, बार बार माउंट ना करना पड़े। और रेड हैट की रिपोजिटरी को कैसे एक्सपोज करना है सिस्टम में, एनसीबल की रिपोजिटरी को इनेबल कैसे करना है, और एनसीबल को इंस्टॉल कैसे करना है, ऑल दी स्टेप्स वी हैव कवर्ड नाउ। तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। नहीं है बस वही। मुझे बस यही था कि वो दूसरे नोट्स पे भी ऐप वगैरह इनेबल करनी है, तो वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। आपको रेड हैट के साथ रजिस्टर करने की नीड नहीं है। हाँ, आप अपनी लोकल जो डीवीडी है, जो कि 8.2 की डीवीडी है, जिस तरह मैंने उसको माउंट किया है, इस तरीके से आप लोग भी माउंट कर लीजिएगा, ताकि जब एनसिबल के थ्रू हम कंट्रोल नोड से बैठ के मैनेज नोड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, लेट्स हम एफटीपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो उस पर इंस्टॉल हो जाए रनर। ठीक है जी। तो हाउ टू क्रिएट लैब एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर रिपोजिटरी एंड हाउ टू सेटअप इंस्टॉल एनसिबल using RPM and using repository Red Hat online repo, etc. ठीक है जी। using VMware। तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेजर चंक था, जो इश्यूज हमें आ सकते हैं ड्यूरिंग द लैब, वो मैंने सारे कवर किए हैं। बट इवन देन आपको कोई इशू आता है तो आई विल बी अवेलेबल। अब मैं अज्यूम करूंगा और मैं एज असाइनमेंट आप लोगों को काम देता हूँ कि जब मैं अब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे से पहले ही 15 मिनट आ जाऊं, और मैं 15 मिनट में देखूंगा कि किस किस बंदे ने ये लैब बनाई। तो आप लोगों ने अपनी लैब बना के मुझे ना दिखा देनी है, दिन के टाइम ही बता देना कि हमारी लैब बन गई है। अगर कोई इशू आ रहा है तो दिन के टाइम मुझसे डिस्कस कर लेना।